हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब मैं हूं सीए विकास सिंह और आज हम डिस्कशन करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। अब ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स एक्ट का कि रेसिडेंशियल स्टेटस को डिसाइड करना। रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों ज़रूरी है, हम उसको पहले समझते हैं। किसी भी एसएससी को या किसी भी आदमी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर उसका इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल करना है तो पहले हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस को देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब वो उसका सिटीजनशिप और नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस बस क्या है, बस एक टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम के लिए हम उसका उसको देखना जरूरी होता है। अब अब इस रेसिडेंशियल स्टेटस को आगे बढ़ने से पहले इसमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं मेनली। तीन, एक क्या होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा क्या होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। पहले पहले तीनों को हम ब्रीफ कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, टॉपिक अधिक समझ में आएगा। जो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, अगर इंडियन इनकम क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा। जो रेसिडेंट रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर फॉरेन इनकम है उसका, अगर फॉरेन इनकम है तो इनकम फ्रॉम, अगर कोई बाहर, अगर कोई इनकम फ्रॉम क्या है, बाहर से फॉरेन इनकम है और उसका उस इनकम का, उस बिजनेस का कंट्रोल या सेटअप कहाँ पे है, उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से होता है, या उस बिजनेस का सेटअप कहाँ पे है, इंडिया में फॉरेन इनकम है। बस उस इनकम का क्या है सेटअप और कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो भी वो क्या है टैक्सेबल है। किस केस में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। तीसरा सिचुएशन क्या है फॉरेन इनकम। अगर फॉरेन इनकम है तो भी वो क्या होगा टैक्सेबल होगा, उसको टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन क्या आता है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंडियन इनकम क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा उस पर, कहाँ पे, उसको इंडिया में उस पर कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर फॉरेन इनकम है, विदेश का इनकम है, विदेश में कमाता है और बिजनेस में विदेश का इनकम है और उसका क्या है, उस बिजनेस से प्रोफेशन जो है विदेश से आ रहा है उसका इनकम, उसका कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। या उस बिजनेस का सेटअप कहाँ पे है, इंडिया पे है, इंडिया में है, तो भी वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल होगा। और अदर फॉरेन इनकम वो टैक्सेबल नहीं होगा, कहाँ, इंडिया में। किस केस में, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीसरा सिचुएशन आता है नॉन रेसिडेंट। जो नॉन रेसिडेंट है, इंडियन इनकम जो इंडिया में अर्न कर रहा है वो टैक्सेबल होगा कहाँ पर, इंडिया में। अदरवाइज क्या है फॉरेन इनकम जिसका कंट्रोल और सेटअप अगर बाहर इंडिया से हो रहा है, फॉरेन इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में है, या कोई दूसरा फॉरेन इनकम, वो भी क्या है वो टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में मतलब इंडियन इनकम। अब दूसरे दूसरे वर्ड में समझिए हम इसको, समझिए हम इसको, तो क्या है इंडियन इनकम क्या है टैक्सेबल होगा तीनों के केस में, ठीक है। फॉरेन इनकम जिसका जिस बिजनेस का सेटअप इंडिया में है या उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है वो भी टैक्सेबल होगा, बस दो के केस में, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा आता है कि फॉरेन इनकम, अगर कोई दूसरा फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट केस में टैक्सेबल होगा इंडिया में। अदरवाइज वो टैक्सेबल रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट केस में वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा।
ये तो किसका हो गया, हमने जो बताया ये जो कॉन्सेप्ट बताया, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट का, ये किसका है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। अब तीसरा दूसरा आता है क्या, और अदर एसएससी केस में, अदर एसएससी केस में क्या होगा, बस दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर इंडियन इनकम है टैक्सेबल है, अगर फॉरेन इनकम है टैक्सेबल, रेसिडेंट केस में टैक्सेबल है, और क्या है, नॉन रेसिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं है। अब तो कहानी हो गई ये टैक्सेबिलिटी की। अब हम डिसाइड करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिसाइड करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस को हम डिसाइड कैसे करेंगे, हम उसको समझते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या, कि अगर कोई इनकम, अगर देखो रेसिडेंशियल स्टेटस को हम डिसाइड करने से पहले जैसे हम डिस्कशन करा कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम चेक क्यों करते हैं किसी भी एसएससी का या किसी भी पर्सन का, क्यों करते हैं, क्योंकि उसका टैक्सेबिलिटी को, टैक्स, उसका इनकम को टैक्सेबल करने के लिए, कहाँ पर, इंडिया में, उसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिटीजनशिप से या भारत की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति का, अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में अगर इनकम टैक्स के पर्पज से चेक कर रहे हैं, तो किसके लिए चेक करेंगे, कि भारत सरकार को, भारत को वो कर देगा, टैक्स देगा, ना कि उसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अगर अगर विदेश का आदमी है, अगर वो फॉरेनर है, अगर इंडिया में अगर रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिक कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है, अगर वो रेसिडेंट हो जाता है, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा उसको, बशर्ते ही वो क्या है, फॉरेनर है या विदेशी आदमी है। एक इसमें कहानी क्या है, अब इसका कुल क्रक्स पढ़ें तो किसी भी एसएससी का हम एक रेसिडेंशियल स्टेटस जाने बिना हम क्या कर सकते हैं, टैक्स को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर रेसिडेंशियल स्टेटस को जाने बिना हम क्या कर सकते हैं, उसका टैक्स को हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई अगर बोले हम कि रेसिडेंट है, तो उसका ग्लोबल टैक्सेशन, उसका ग्लोबल टैक्स क्या है, उसका ग्लोबल इनकम कहाँ है, टैक्सेबल है इंडिया में, उसका पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी उसने कमाया है, उसका टैक्स कहाँ देगा, इंडिया में देगा। कौन, रेसिडेंट अगर है तो। अगर नॉन रेसिडेंट है, अगर नॉन रेसिडेंट है, तो जो इनकम उसने इंडिया में अर्न करा है, बस इंडिया में टैक्स देगा, अदरवाइज इंडिया में टैक्सेबल होगा वो, और उसके बाद उसका दूसरे इनकम से हमें या भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बस किसको, नॉन रेसिडेंट की, नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हर एक साल, प्रत्येक ईयर हम लोग डिटरमिन करना होता है इंडिपेंडेंटली। अब इसमें दो कंडीशन है, जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और सेक्शन तो बहुत हैं, इसमें दो मेन जो सेक्शन है, इसमें दो जो मेन सेक्शन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, ये जो एडिशनल कंडीशन है उसको हम आज समझेंगे। बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, अगर करेंट ईयर में अगर भी कोई भी व्यक्ति भारत में अगर 182 दिन 182 डेज या उससे अधिक अगर इंडिया में रहता है करंट प्रीवियस ईयर में, तो क्या होगा, वो मतलब रेसिडेंट के दायरे में आएगा। या करंट प्रीवियस ईयर में वह 182 दिन या 182 डेज से अधिक या 182 डेज या उससे अधिक अगर इंडिया में रहता है, तो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का। दूसरा क्या है कि अगर इंडिया में अगर 60 दिन या उससे अधिक करंट प्रीवियस ईयर में जो साल चल रहा है, अगर उसमें 60 दिन या उससे अधिक और 365 दिन या उससे अधिक लास्ट के 4 साल में अगर इंडिया में रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट, बेसिक मतलब रेसिडेंट कहाएगा। कब, पहला कंडीशन हो गया कम से कम 182 डेज, कम से कम 182 डेज और मोर कहाँ, करेंट प्रीवियस ईयर में स्टे इंडिया में किया हो, या करेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उसके पिछले उसके 4 साल में, उसके पिछले 4 साल में 365 दिन अगर इंडिया में रहा हो, तो क्या हो जाएगा,
रेसिडेंट कहा जाएगा। ये बेसिक कंडीशन हो गया, मतलब कंडीशन 182 डेज और 60 डेज दोनों में 182 डेज और 60 डेज दोनों में किसी एक को फुलफिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहला बेसिक कंडीशन चेक करने के बाद अगर रेसिडेंट होता है, अगर पहला बेसिक कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो रेसिडेंट होता है, तो हम क्या कर दूसरा कंडीशन को चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन जो है, जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, अगर फुलफिल नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट है। पहला कंडीशन अगर फुलफिल, दोनों में से कोई फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या है, अगर पहला कंडीशन हमारा दोनों में से कोई फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। अगर पहले कंडीशन पहला जो कंडीशन है अगर बेसिक कंडीशन में किसी एक को फुलफिल कर रहा है तो वो रेसिडेंट हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा एडिशनल कंडीशन हम चेक क्यों करते हैं, मैंने यहाँ जिसे बात कर रहा था क्या कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को चेक करने के लिए चेक करेंगे। अगर वो जो व्यक्ति अगर इंडिया में क्या रहा है, दो अगर बेसिक कंडीशन को चेक फुलफिल कर रहा है, दोनों में से कोई एक को 182 दिन या 60 दिन का जो कंडीशन है दो, उसको फुलफिल कर रहा है, और एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या है कि एडिशनल कंडीशन क्या है उसको समझते हैं कि जो व्यक्ति इंडिया में तो 2 साल कम से कम 2 साल रेसिडेंट रहा हो, इंडिया में कम से कम 2 साल रेसिडेंट रहा हो, इंडिया में रेसिडेंट कब रहा हो, कम से कम 2 साल, लास्ट 10 ईयर्स में, और 730 दिन या उससे अधिक लास्ट के 7 सालों में इंडिया में रहा हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि 7 साल, हम बेसिक एडिशनल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो, तब वो क्या होगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है बेसिक एडिशनल कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक को फुलफिल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। और एडिशनल कंडीशन जो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का, उसको दोनों फुलफिल करना होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट। अगर पहला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है बेसिक कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अगर दोनों में पहला बेसिक कंडीशन में दोनों में से कोई एक फुलफिल कर रहा है और जो सब सेक्शन 6 का अगर कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बहुत सिंपल सा है। अब हमने जो यहाँ पे बात करा है, कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है, कम से कम वन बेसिक कंडीशन के लिए कम से कम 182 डेज या उससे अधिक करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहना चाहिए। या दूसरा कंडीशन क्या था हमारा बेसिक का कि पिछले जो करंट प्रीवियस ईयर है 60 दिन कम से कम उसमें इंडिया में, और पिछले 365 दिन लास्ट के 4 साल में इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, तो अब कहानी क्या बनता है कि कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन क्या है, वो एक किसके लिए बात कर रहे हैं, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए और एचएफ की बात के लिए बात कर रहे हैं। अब कहानी क्या है सुनिए, अब आगे बढ़ते हैं हम कि अब कोई बंदा अगर इंडिया आता है, कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया आ रहा है तो उस जिस दिन इंडिया में इंटर करता है, या कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो जो जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्या हम उसको कंसीडर करेंगे डेज काउंटिंग में बेसिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर नोट नंबर 1 में यह है क्या कि द डे ऑन विच ही इंटर्स इन इंडिया, जिस दिन वो इंडिया में इंटर कर रहा है, एज वेल वेज द डे on which he leaves India shall be taken into account as
द स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया। जिस दिन अगर कोई भी व्यक्ति क्या करा, बेसिक कंडीशन को चेक या एडिशनल कंडीशन को चेक करने के लिए, जिसमें 730 दिन की बात कर रहा था इंडिया में रहने की वाली बात, या बेसिक कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो व्यक्ति जिस दिन इंडिया में इंटर कर रहा है या इंडिया को छोड़ रहा है, उस दिन को भी हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो इंडिया में वो ठहरा है, रुका है, स्टे इंडिया में किया है। यहाँ पर तीन सिचुएशन ऐसा है कि जहां हम क्या करेंगे कि बस रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए जो पहला जो बेसिक कंडीशन है चेक करेंगे, और क्या है सेकेंड बेसिक कंडीशन को हम इग्नोर करेंगे। तीन सिचुएशन ऐसा है कि जहां हम बेसिक कंडीशन के को पहला जो है कि करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, उसको हम चेक करेंगे। और दूसरा क्या था, पहला बेसिक कंडीशन का बेसिक कंडीशन नंबर 1 को हम चेक करेंगे, और क्या है बेसिक कंडीशन नंबर 2 को हम इग्नोर करेंगे। वो कहना क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन क्या है, वो भारत के क्या है, वो इंडिया छोड़ रहा है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्यों भारत के बाहर क्यों जा रहा है, वो भारत का नागरिक अगर भारत के आउटसाइड इंडिया जा रहा है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रीवियस ईयर में, तो बस हम उसके सिचुएशन में क्या होगा, पहला बेसिक कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन क्या आता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, बीइंग इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक, वो क्या है, बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, यहाँ इंडियन का भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय जहाज होना चाहिए, पानी जहाज, लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो भारत का जहाज क्या है, वो भारत के जहाज से भारत को पिछले साल इस करंट ईयर में छोड़ रहा है। तीसरा क्या है कि इंडियन सिटीजन या पर्सन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन engaged in outside India in an employment or business or profession and visiting India during the previous year, and his total income is up to 15 lakh in previous year. अब क्या हुआ कि इंडियन सिटीजन की बात तो आ गई समझ में कि इंडिया भारत का नागरिक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको समझते हैं, इंगेज इन आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और प्रोफेशन और विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हिज टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख इन प्रीवियस ईयर। वो क्या है, भारत का नागरिक हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर वो भारत के बाहर एम्प्लॉयमेंट में है या क्या है बिजनेस में है या प्रोफेशन में है, और ड्यूरिंग द ईयर वो इंडिया में विजिट करता है और उसका टोटल इनकम का कितना है, 15 लाख तक है, टोटल इनकम उसका 15 लाख तक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहला बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे, क्या है, भारत का नागरिक इंडिया छोड़ रहा है कि करंट प्रीवियस ईयर में किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडियन सिटीजन है, बीइंग ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, वो इंडिया को छोड़ रहा है करंट प्रीवियस ईयर में, या इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो आउटसाइड इंडिया इंगेज है किससे, एम्प्लॉयमेंट में है, नौकरी कर रहा हो, बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, और ड्यूरिंग द ईयर क्या कर रहा है, इंडिया विजिट कर रहा हो, और उसका इन टोटल इनकम आपको 15 लाख हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम, बस पहला बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे। अब यहाँ बात क्या आता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करता है, यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में हम हमेशा इसमें हम हमेशा क्या कब का सिचुएशन देखते हैं, जो हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले का, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। इसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी आ जाएगा,
और हमारा इसमें दूसरा पड़ोसी कौन है, बांग्लादेश भी आ जाएगा, देश भी आ जाएगा। तो ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में मतलब हम लोगों को क्या राय है तो सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और अब हमारा दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश भी अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हो जाएगा, मतलब हमारा करेंट इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों कवर कर जाएंगे। मतलब इसमें क्या है कि इसमें इसमें जो है अनडिवाइड इसका इसमें या तो वो खुद या उसके फादर या उसके दादा, वो कहो अगर इंडिया मतलब या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट, अगर उनका भी जन्म क्या हुआ पाकिस्तान या बांग्लादेश में हुआ उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया में भी, वो भी तो वो भी क्या माना जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अप टू रुपीज 15 लाख की बात कर रहा है यहाँ पर। जो इंडियन सिटीजन और या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, भारत के बाहर, अगर भारत के बाहर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस में या प्रोफेशन में ड्यूरिंग द ईयर क्या कर रहा हो, इंडिया विजिट कर रहा है और उसका टोटल इनकम 15 लाख तक हो, तो क्या हो जाएगा, वो बस पहला बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्या कि अगर 15 लाख से अधिक का इनकम हो तो, 15 लाख से अधिक का इनकम हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में समझेंगे in case of Indian citizen or person of Indian origin having total income other than foreign source of income। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए यहाँ पर ना 15 लाख की जो बात करी यहाँ पर, इसमें एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब 15 लाख का इनकम जो है वो इंडिया से अर्न किया हुआ हो, इंडियन इनकम हो। 15 लाख में फॉरेन इनकम को हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। 15 लाख का देखते समय बस हम इंडियन इनकम को जो इंडिया में अर्न कर रहा है उसको हम ही बस कंसिडर करेंगे। अब दूसरी बात क्या आती है कि इन केस इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इज मोर देन 15 लाख इन सेकेंड बेसिक कंडीशन आर अप्लीकेबल एंड इंस्टीड ऑफ 60 days 122 122 days आर टू बी कंसिडर्ड। अगर 15, हमने क्या बोला ये यहाँ पर जो तीन तीन जो हम चेक कर रहे थे, जो 3 केसेस जहाँ ओनली बेसिक कंडीशन अप्लीकेबल था, किस केस में, बेसिक कंडीशन क्या था हमारा कि करेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे किया हो। अगर बात कर रहे हैं कि 15 लाख, अगर 15 लाख से अधिक है तो हम क्या करेंगे, फॉरेन इनकम को छोड़ के 15 लाख कौन सा इनकम जिसमें फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं है, सम्मिलित नहीं है, फॉरेन इनकम को हटा देंगे 15 लाख काउंट करते समय। उसमें क्या करेंगे, सेकेंड बेसिक कंडीशन उस पर अप्लीकेबल हो जाएगा, सेकेंड बेसिक कंडीशन अप्लीकेबल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उस पर 60 दिन की जगह हम उसको 120 दिन कंसिडर करेंगे। सेकेंड बेसिक कंडीशन में क्या था हमारा कि कम से कम इंडिया में 60 दिन रहा हो पिछले करेंट ईयर में 60 दिन, और एंड क्या था 365 दिन लास्ट के 4 साल में इंडिया में रहा हो। करेंट ईयर में 60 दिन या पिछले 365 दिन और 365 दिन या उससे अधिक पिछले 4 साल में, ठीक है, वही तो है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है जब फॉरेन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पर 120 दिन हो जाएगा। ये किसके लिए चेक कर रहे हैं, ये 3 बेसिक कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं, 3 ये जो इसकी बात कर रहे हैं हम, कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ बोल रहा है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम एक्सीडिंग ₹15 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर who has been in India for the previous for a period or periods amounting to all to 122 days or more but less than 122 days, then he will be treated as resident but not ordinary resident। यहाँ पर क्या है कि 120 दिन से अधिक या 182 दिन से कम अगर इंडिया में रहा है तो क्या हो जाएगा, इंडियन वो क्या हो जाएगा,
रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब यहाँ पर बेसिक कंडीशन को, एडिशनल कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसके लिए जो पॉइंट नंबर सी है हमारा, जो पॉइंट नंबर सी है हमारा ये वाला, इसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। कब? जब उसका क्या है, एक 15 लाख से इंडियन इनकम अधिक है। अगर क्या हुआ है 120 दिन से अधिक रहा हो इंडिया में, और क्या हुआ है, और 182 दिन से कम रहा हो, 120 दिन या उससे अधिक और 182 दिन से कम रहा हो, तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर क्या हो जाएगा, अगर 182 दिन से अधिक रहा हो तो नॉन रेसिडेंट, अधिक रहा हो तो वो कोई भी इनकम हो, अगर 182 दिन से अधिक रहा हो, अगर उसका कोई भी इनकम हो तो रेसिडेंट हो जाएगा वो। इसको हम समझते हैं। अगर 120 दिन से कम रहा है तो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही। अब इसमें क्लियर तो है टोटल इनकम, ठीक है, समरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको इस वाले पार्ट को हम फिर से समझते हैं। अगर इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसका 15 लाख तक इनकम है, 15 लाख तक इनकम क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है और इंडियन इनकम है। और क्या आता है वो, अगर वो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट में है, बिजनेस में या प्रोफेशन में है, और ड्यूरिंग द ईयर इंडिया विजिट कर रहा है, तो उसका 15 लाख तक इनकम है, तो वो बस ओनली पहला बेसिक कंडीशन चेक करना होगा, क्या, 182 डेज का। इसमें बेस क्या है कि उसमें बस एक चेक करना है कि उसका इनकम 15 लाख तक इंडियन इनकम है, उसमें फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं है। अब जहाँ 15 लाख से अधिक इनकम हो गया तो अब चेक करेंगे, सेकंड बेसिक कंडीशन इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, करेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे अधिक, और क्या है, 365 दिन लास्ट के 4 सालों में इंडिया में रहा हो, उसको जहाँ वो 60 दिन वाला रिप्लेस हो गया, क्या हो जाएगा, 120 दिन। कब? जब हमारा 15 लाख से इनकम अधिक हो रहा है और 15 और ठीक है, और इंडिया विजिट कर रहा है वो, अगर इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट में है, इंडिया बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, वो इंडिया विजिट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 15 लाख से अधिक इनकम हो, तब क्या करेंगे, पहला कंडीशन अगर 120, अगर सेकंड बेसिक कंडीशन मतलब 120 दिन और लास्ट फुलफिल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, और वो क्या रखा है, इंडिया में करेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन और कम से कम 120 दिन और 182 दिन से कम रह रहा है वो इंडिया में, तो रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। यार अक्सर अगर 182 दिन से अधिक रह रहा है वो, 182 दिन से अधिक रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट इंडिया में रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। अब यहाँ पर डीम्ड इनकम की बात करता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में। डीम्ड इनकम किसको बोलेंगे, in case of Indian citizen having total income other than foreign source of income exceeding rupees 15 lakh during the previous year shall be deemed to be resident in India in that previous year if he is not liable to tax in any other country, territory by region of his domicile or resident or any other criteria similar nature. He is always be treated as resident but not ordinary resident. अगर कोई भी इनकम, अभी कोई भी व्यक्ति का अगर क्या है 15 लाख से अधिक का इनकम है जिसमें फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूड नहीं है, और क्या है, वह इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। कब? कि अगर वो दूसरे कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, या टेरिटरी में लायबल, दूसरे कंट्री या दूसरे इंडिया के बाहर, या वो किसी भी कारण से डोमिसाइल के कारण या किसी दूसरे के कोई भी कंट्री या कारण वो दूसरे देश में या टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं है,
तो उसको टैक्स कहाँ पे देना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स रेसिडेंट माना जाएगा। कब, जब उसका 15 लाख से अधिक इनकम हो और वो दूसरे देश में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो, उस केस में। अब यहाँ बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। इफ अब किसी बिजनेस का क्या है, किसी बिजनेस को हम कंट्रोल या मैनेजमेंट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, किसी बिजनेस के अफेयर्स को हम अगर इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं होली और पार्टली, देन रेसिडेंट। अगर होली और पार्टली आउटसाइड ऑफ इंडिया से कर रहे हैं तो नॉन रेसिडेंट। HUF के केस में क्या है कि अगर HUF केस में हो, सेकेंड जो है एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 का चेक वो फुलफिल करना जरूरी है। किसके लिए, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को चेक करना जरूरी है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में। सिमिलरली रहता है क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर्म AOP BOI लोकल अथॉरिटी इतना, तो उसमें क्या होली और पार्सली कोई भी किसी भी बिजनेस का अफेयर्स को अगर क्या करें इंडिया से फुल्ली और पार्सली कंट्रोल कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर किसी बिजनेस का हम कंट्रोल मैनेजमेंट के अफेयर्स को क्या है इंडिया से बाहर होली, अगर आउटसाइड इंडिया होली आउटसाइड इंडिया कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। कंपनी में है इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट होगी। अदर कंपनी में क्या वो क्या है, इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया इन दैट ईयर देन रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अगर इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो नॉन रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन आर टू बी नेसेसरी फॉर कंडक्ट बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर सब्सटेंस मेड। मतलब उसका कमर्शियल मैनेजमेंट का डिसीजन कहाँ हो, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बहुत जरूरी हो इंडिया और इंडिया में लिया जा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट है। मतलब इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट होती है। तो आई होप ये रेसिडेंशियल जो स्टेटस है वो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।